दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2 में। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमने जहां से कल छोड़ा था पहले पार्ट को। और हमारा अगला जो टॉपिक है, अगली जो हेडिंग है आपकी बुक से ली गई है, दैट इज कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। आज मैं थोड़ा एनर्जेटिक साउंड कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं थोड़ा सा एनर्जी में पढ़ाया करूंगा मैं काफ़ी ऐसा सुस्त सा हो जाता हूँ पढ़ाने टाइम, बट अब ऐसा नहीं होगा, अब फुल एनर्जी से पढ़ाई होगी। तो अपनी बुक में आप देखोगे तो नेक्स्ट आपको मेन हेडिंग दिखाई देगी, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। तीन सेक्टर कौन कौन से, फटाफट से रिवाइज करो। प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, नेचुरल प्रोडक्ट के को कैसे ऑब्टेन करें उससे जुड़ा होता है, जैसे माइनिंग हो गई, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा होता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स जो हमको प्राइमरी सेक्टर से मिलते हैं उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदला जाता है। और टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे बैंक्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अब इन तीनों सेक्टर को कैसे कंपेयर करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी है, आइए। पहली जो सब हेडिंग है, दैट इज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। मैंने थोड़ा उस टेक्स्ट के ऊपर चला दी, इसको हटा देता हूँ। सब हेडिंग है प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स प्रोड्यूस अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो भाई सबको क्लियर है कि जो तीनों सेक्टर हैं ये बहुत सारी सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन दीज सेक्टर्स। भाई जाहिर सी बात है, जैसे एग्रीकल्चर है तो उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्रीज हैं, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, यानी सेकेंडरी सेक्टर में। फिर सर्विस सेक्टर में भी बहुत सारे काम करते हैं लोग। तो उसमें ये बताया गया आपको कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इन तीनों सेक्टर्स में एम्प्लॉयड है, यानी काम करते हैं, ठीक है, नौकरी करते हैं, जो भी है। थर्ड पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी वी नीड टू नो। अगर इकोनॉमी को हमको समझना है अच्छे से, इकोनॉमी के पैटर्न्स को समझना है, तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। मतलब चीज़ें तो बहुत सारी पता होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि कौन से सेक्टर में कितना प्रोड्यूस हो रहा है चीज़ें, गुड्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं। फिर हर सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएगा कि हाँ इस सेक्टर में इतना प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट एक रफ आइडिया आपके पास होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप इन्हीं डेटा के हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ बनाओगे। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ कैसे बनाएगी? जब वो देखेगी कि इस सेक्टर को ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, इस सेक्टर से ज़्यादा हम टैक्स ले सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों के लिए हमें पता होना ज़रूरी है कि किस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन होता है और किस सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। सम सेक्टर्स में भी डोमिनेंट इन, कुछ सेक्टर्स किस चीज़ में आगे हो सकते हैं? प्रोडक्शन। कुछ सेक्टर्स में टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, कुछ में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिल सकता है लोगों को, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसमें ज़्यादा, जो सेक्टर ज़्यादा पैसा दे रहा है उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी हो, ऐसा नहीं है। जैसे आप देख लो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है जो प्राइमरी सेक्टर, उसमें लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा पैसा हमें प्राइमरी सेक्टर से नहीं मिल रहा है। हमारी इकॉनमी को ज़्यादा पैसा प्राइमरी सेक्टर से नहीं मिल रहा है, लेकिन आप देखोगे कि मैक्सिमम लोग जो हमारे यहाँ के वो प्राइमरी सेक्टर में ही लगे हैं, ठीक है। अदर सेक्टर्स में भी स्मॉलर इन साइज, कुछ सेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट हो सकते हैं, ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारी जीडीपी पे इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर्स, ठीक है। कुछ सेक्टर छोटे हो सकते हैं जो ज़्यादा इतना कंट्रीब्यूट ना करते हो। सेकेंड सब हेडिंग है हाउ डू वी मेजर टोटल प्रोडक्शन। हम ये टोटल प्रोडक्शन कैसे मेजर करते हैं, आप सोच के देखो। चलो मैं इसको पॉइंट में कवर करता हूँ। अब पहले हमने प्रॉब्लम डिस्कस की है कि प्रॉब्लम क्या है, टोटल प्रोडक्शन को मेजर करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है। थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। अब इतना बड़ा देश है हमारा, सोचो हज़ारों लाखों तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, सर्विसेज हैं हमारे कंट्री में। तो हम उन सबको ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर हमें टोटल प्रोडक्शन देखनी है तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि प्रोडक्शन में तो देखो कार भी प्रोड्यूस हो रही है, साबुन भी प्रोड्यूस हो रही है, लैपटॉप भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ़ोन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कार्स कितनी प्रोड्यूस हो रही है प्लस कंप्यूटर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर फर्नीचर, फिर नेल्स, यानी हम अलग अलग चीज़ों को ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये अलग अलग टाइप की हैं। कार अलग है, कंप्यूटर अलग है, फर्नीचर अलग है, तो इनको ऐड करने का कोई सेंस, कोई मतलब नहीं बनता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम वैल्यू यूज़ करें, कितनी वैल्यू की चीज़ें।
मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो एक पार्टी कर रहे हैं दोस्त, ठीक है, कुछ 3 दोस्त पार्टी कर रहे हैं, 1 2 ये 3 दोस्त पार्टी कर रहे हैं, और ये एक चिप्स लेकर आया, ये एक बिस्किट लेकर आया, ये कोल्ड ड्रिंक लेकर आया, ठीक है। और अब इन सब में ये देखना है कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो अगर सिर्फ आप प्रोडक्ट को देखोगे कि मैं चिप्स लेकर आया, बिस्किट लेकर आया, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आया, तो ऐसे समझ नहीं आएगा। लेकिन जब हम वैल्यू बोलने लग जाए कि भाई चिप्स 10 रुपए की है, ठीक है, बिस्किट 5 रुपए का है, कोल्ड ड्रिंक 25 रुपए की है, तो देखने में पता चल गया ना कि ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, कोल्ड ड्रिंक वाले का है। और अगर अब अगर बोला जाए कि इस पार्टी के कितना खर्चा इसको ऐड करो, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि चिप्स प्लस बिस्किट प्लस कोल्ड ड्रिंक, नाम थोड़ी ऐड करोगे, आप क्या ऐड करोगे, इनकी वैल्यू ऐड करोगे कि 10 रुपए की चिप्स, 5 का बिस्किट और 25 की कोल्ड ड्रिंक। तो सेम यही चीज इसमें बताई जा रही है कि इंस्टेड ऑफ एडिंग क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट गुड्स, हम उनकी वैल्यू को ऐड करते हैं, उनकी कीमत को ऐड करते हैं। इकोनॉमिस्ट सजेस्ट मेजरिंग प्रोडक्शन बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट देयर नंबर। तो जो इकोनॉमिस्ट है, जो अर्थशास्त्री है, उन्होंने भी यही बोला कि भाई अगर आपको किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन को मेजर करना है तो आप चीज़ों को मत ऐड करो, आप उनकी वैल्यू को ऐड करो, उनकी कीमत को ऐड करो, ठीक है। एग्जांपल समझो, जैसे एग्जांपल क्या है यहाँ पे, जैसे 10,000 केजी गेहूं है, उसको 20 से इंटू कर दिया, क्योंकि 1 केजी गेहूं की कीमत 20 मान ली है, तो 20 इंटू 10,000 कर दिया, नहीं, ये आपकी 2 लाख कीमत आ गई। गेहूं कितनी कीमत है। फिर 5,000 नारियल कोकोनट, एक नारियल की कीमत 15 रुपए, इंटू कर दिया 75,000 आ गया, तो 75,000 कोकोनट कीमत आ गई। तो अब इन दोनों को ऐड करना ईजी हो गया, 2,75,000, रैदर देन कि हम 10,000 केजी वीट प्लस 5,000 कोकोनट लिखें, वो कोई सेंस नहीं बनता उसका। बट इनकी कीमत को ऐड करने का सेंस बनता है, हमें टोटल प्रोडक्शन पता चल गया कि इन दोनों चीज़ों को मिला के इतना टोटल प्रोडक्शन हुआ है 2,75,000 का, ठीक है। इसी तरह सारे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यूज़ को सेक्टर वाइज कैलकुलेट किया जाता है और ऐड किया जाता है। अलग अलग सेक्टर में जितना प्रोडक्शन हुआ उनको अलग अलग ऐड किया जाता है और फिर उनको लास्ट में ऐड कर दिया जाता है, हर सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन को। थर्ड पॉइंट कह रहा है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर इससे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स हैं क्या। तो पहले एक चीज़ समझ लो कि जब हमने जो टोटल प्रोडक्शन की बात की थी ना, उसमें सारे गुड्स को ऐड नहीं किया जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ ये भी आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल बस ये 2 पॉइंट्स सुन लो, बस सुन लो, अभी मैं आगे समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। जो हम टोटल प्रोडक्शन जोड़ते हैं तो उसमें सारे गुड्स को ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड। कहने का क्या मतलब है अब आपको समझ में आएगा। देखो पहले तो ये समझो कि फाइनल गुड्स किसे कहा जाता है। फाइनल गुड्स किसे कहते हैं, गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके घर में एक बिस्किट का पैकेट है, तो बिस्किट का पैकेट क्या है, बिस्किट का पैकेट एक फाइनल गुड है। बिस्किट का पैकेट ऐसे ही नहीं जमीन से उग गया, उसको बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगी। क्या आपने बहुत सारी चीज़ें ली कि आपने फिनिश्ड प्रोडक्ट लिया। तो अक्सर हम लोग एज अ कंज्यूमर फिनिश्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट है, तो इन्हीं को फाइनल गुड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है बिस्किट्स सोल्ड इन द मार्केट, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट है इंटरमीडिएट गुड्स का। इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में यूज होता है। जैसे मान लो अब बिस्किट है, तो बिस्किट को बनाने में क्या क्या लगता है, फ्लावर लगता है, शक्कर लगती है, शुगर लगती है और ऑयल्स लगते हैं बहुत सारे। तो ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इनके यूज से बिस्किट बनता है। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जैसे वीट है, वीट क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड है। वीट से क्या बना, फ्लावर बना, फ्लावर मतलब होता है आटा, और आटे से क्या बन गया, बिस्किट। तो बिस्किट यहाँ पर फिनिश्ड गुड है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट है। और फ्लावर क्या है और वीट क्या है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। तो वीट एंड फ्लावर आर इंटरमीडिएट गुड्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने में जो चीजें यूज होती है उन्हें इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। चौथे पॉइंट पे आते हैं,
वाई ओनली फाइनल गुड्स आर काउंटेड। अब आपने उसके पहले वाली स्लाइड में देखा होगा, मैंने आपसे क्या कहा था कि केवल फाइनल गुड्स की कीमत को ऐड किया जाता है। तो अब इसका हम डिस्कशन यहाँ पे करने जा रहे हैं कि क्यों केवल फाइनल गुड्स को ऐड किया जाता है, ये इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों नहीं ऐड करते हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि जब टोटल प्रोडक्शन निकाला जाएगा कंट्री का, तो उसमें केवल बिस्किट की वैल्यू को ऐड किया जाएगा, ना कि आटे की और गेहूं की। ठीक है, ऐसा क्यों? तो अब इसको समझिए। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स। जो आपने बिस्किट खरीदा उसमें ऑलरेडी आटे की और गेहूं की कीमत इंक्लूडेड है, इसीलिए अब दोबारा उसको ऐड करने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, फिर से समझो इस चीज को। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू क्यों नहीं ऐड की जाती? क्योंकि जब आप फाइनल प्रोडक्ट का पैसा देते हो, जब आप बिस्किट खरीदते हो 10 रुपए का, 5 रुपए का, तो उसमें ऑलरेडी गेहूं की और आटे की कीमत इंक्लूड होती है, या जो भी चीज लग रही है इसको बनाने में। इफ वी काउंट इंटरमीडिएट गुड्स सेपरेटली, अगर मान लो आपने इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर ली, तो उससे नुकसान क्या होगा पता है? आप एक ही चीज को बार बार कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा कि गेहूं और आटे की कीमत ऑलरेडी बिस्किट की कीमत में इंक्लूड है, जुड़ी हुई है। अब अगर आप अलग से बिस्किट जोड़ोगे प्लस गेहूं जोड़ोगे प्लस आटा जोड़ोगे, तो यानी आपने क्या किया? आपने 2 बार कीमत जोड़ ली आटे और गेहूं की, और इसी प्रॉब्लम को डबल काउंटिंग कहा जाता है। इसीलिए केवल फिनिश्ड प्रोडक्ट की कीमत को ऐड किया जाता है, ना कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की कीमत को। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल समझो। जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल क्या बताता हूँ, हाँ, आप बाइक बेचते हो। ठीक है, आपने एक बाइक बेची, तो या आपने बाइक खरीदी, ये ज़्यादा आसान है समझने में। आपने एक बाइक खरीद ली मान लो, तो क्या आप इंजन का अलग पैसा देते हो, टायर का अलग पैसा देते हो? ऐसा होता है क्या? नहीं ना। आप एक कीमत देते हो, उसमें पूरी बाइक की हर एक चीज़ की कीमत होती है। उस बाइक जिन जिन चीज़ों से बनी है वो सब उसमें इंक्लूडेड होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अब अगर आप बाइक का पैसा दो, फिर इंजन का पैसा दो, फिर हेडलाइट का पैसा दो, तो आप कीमत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। तो वो तो कोई सेंस नहीं बन रहा। वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर समझाई है आपको। आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, समझो इसका। जो मैंने अभी आपको दिया था, जैसे वीट है, गेहूं है, वो 20 रुपए में बिकता है। फ्लावर है, जो आटा, वो 25 रुपए में मिलता है। एक व्यक्ति ने इन दोनों को मिलाया और इससे बिस्किट बनाए और उसको 80 रुपए में बेच दिया। तो इन 80 रुपए में इन दोनों चीज़ों की कीमत ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, ₹80 ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ वीट एंड फ्लावर। अगर समझ ना आए तो परेशान मत होना, बार बार इसको रिवाइंड करके देख लेना, लेकिन एक बार पूरा वीडियो एक बार में देखो और फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ये आपने न्यूज़ में और बहुत सारे लोगों के मुंह से ज़रूर सुना होगा कि देश की जीडीपी गिर रही है। ठीक है, तो ये जीडीपी क्या है, इसको आज समझते हैं। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहले मीनिंग समझते हैं। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। जीडीपी का मतलब ये होता है कि एक कंट्री के अंदर टोटल जितने प्रोडक्ट और सर्विस बन रहे हैं या प्रोड्यूस हो रही है, उनकी वैल्यू, उसको जोड़ दिया जाता है, तो उसको जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो जीडीपी का मतलब क्या होता है, दूसरे भाषा में समझो। जीडीपी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। आपके देश के जो तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उन तीनों का जो प्रोडक्शन है, अगर आप उसको ऐड कर दोगे तो वो आपकी जीडीपी होती है। ठीक है, जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। तो जीडीपी एक ऐसा नंबर है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक लड़का 150 सेंटीमीटर का है और एक लड़का 185 सेंटीमीटर का है, तो आपको तुरंत पता चल गया ना कि दोनों में से लंबा कौन है। कैसे पता चला? आपने देखा कि जिसका ज़्यादा नंबर है 185 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर, तो आपने तुरंत दिमाग लगा लिया। सिमिलरली जीडीपी भी एक मेजर है कि किसी कंट्री की इकॉनमी कितनी बड़ी है। जितना ज़्यादा जीडीपी, उतनी ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्परस कंट्री। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसमें हमने क्या सीखा कि केवल फाइनल गुड्स की कीमत को ऐड किया जाता है। जब आप जीडीपी भी निकालोगे, जब जीडीपी का मतलब क्या है कि सारे प्रोडक्शन को ऐड कर दो, तो इसमें केवल फाइनल गुड्स ऐड किए जाएंगे। जैसे अगर आप जीडीपी निकाल रहे हो ना, तो उसमें सिर्फ आप बिस्किट्स जोड़ोगे, बिस्किट की कीमत जोड़ोगे,
किट की कीमत जोड़ोगे, विश की किट की कीमत जोड़ोगे, ना कि आटे और गेहूं की भी, ठीक है। और जो सर्विसेज है आप उनको जोड़ोगे। अब ये मत कहना कि सर आपने बोला है गेहूं की कीमत नहीं जुड़ेगी। गेहूं की कीमत इस बिस्किट को बनाने में जो लगा है वो नहीं जुड़ेगी। इसके अलावा जो गेहूं है उसकी कीमत जुड़ जाएगी, लेकिन जो गेहूं बिस्किट बनाने में यूज हुआ है उस गेहूं को नहीं ऐड करोगे। ध्यान सुनना मेरी बात को। अगर तुम वीडियो आधा अधूरा देख रहे हो ना भगा भगा के, तो फिर मेरे को मत बोलना, मैंने इस चीज को क्लियर कर दिया। ओनली गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री आर इंक्लूडेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है या ट्रू फॉल्स में आ सकता है, कि केवल वही चीजें ऐड होती हैं जीडीपी में जो देश के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चीज में बढ़ते हैं। अब सवाल आया कि जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है। ये तो पता चल गया कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है, कौन करता है। तो भाई ये किसी एक आदमी के बस की चीज़ नहीं है। पूरे कंट्री के लेवल पे जीडीपी कैलकुलेट करना बहुत बड़ा खेल है। तो इसको कौन करता है इस काम को? इसको आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री करती है, यानी जो जैसा भी एनडीए सरकार है तो उसकी जो मिनिस्ट्री है वो करेगी इस जीडीपी का काम को। अब वो क्या क्या डेटा कलेक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ से, वो देख लेते हैं। पहली बात तो डेटा कलेक्ट कहाँ से करते हैं, तो जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यूपी गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट, इन सब से, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी दमन दीव, ये पौंडीचेरी, ये सब जो भी है, अलग अलग आपकी यूनियन टेरिटरीज, चंडीगढ़, इन सब से गवर्नमेंट क्या करती है, हिसाब लेती है, डेटा लेती है। अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, क्या क्या चीज़ें कलेक्ट की जाती है इंफॉर्मेशन के तौर पे, तो सबसे पहले ये पता किया जाता है कि कौन कौन सी सर्विसेज और गुड्स किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उन गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को देखा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जब पता चल जाती हैं तो फिर इससे जीडीपी को एस्टिमेट किया जाता है। देखो मैंने फिर से कहा कि इतनी बड़ी कंट्री में एक परफेक्ट नंबर निकालना बहुत मुश्किल है, एक एब्सोल्यूट फिगर निकालना जीडीपी का, तो एक रफ एस्टिमेट निकाला जाता है। अब एक नया कॉन्सेप्ट है कि आपकी कुछ न्यू बुक में मेरे को दिखाई दिया, मैंने पुरानी बुक देखी नहीं है, पता नहीं उसमें है कि नहीं, तो इसको ना बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया आपकी बुक में, आपको बहुत बेसिक चीज़ देखनी है, बाकी ये आपकी बड़ी क्लास में है। तो अभी आपको सिर्फ एक हल्का सा इसका आइडिया देना है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए। तो सवाल ये है कि व्हाट इज जीवीए, ये जीवीए क्या है। जीडीपी तो हमें समझ में आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज जीवीए? तो जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब इसका मतलब क्या है? GVA measures the contribution of each sectors after adjusting taxes and subsidies। देखो मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बता दे रहा हूँ, हालांकि आपको आएगा नहीं बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा अपने टीचर की और अपने क्लासमेट्स की हिकड़ी निकाल देना। GVA मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें आप क्या करते हो, टोटल, इसको ज़्यादा ध्यान मत देना, ये आने वाला नहीं है, टोटल प्रोडक्शन में से आप इंटरमीडिएट कॉस्ट को घटा देते हो, ठीक है। तो जीवीए का तरीका क्या होता है निकालने का, कि ये हर सेक्टर में से कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको कैलकुलेट करता है, लेकिन उसमें पहले क्या ऐड करता है, टैक्स ऐड करता है और सब्सिडी घटा देता है। सब्सिडी मतलब जो गवर्नमेंट छूट देती है उसको घटा देता है, और जो टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है उसको ऐड कर देता है। ये जो फिगर है जीवीए का, इस पर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब आप बोलोगे सर जीडीपी और जीवीए में क्या रिलेशनशिप है, तो एक बात समझ लो कि जीडीपी कैसे निकाली जाती है पता है, जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये फॉर्मूला होता है जीडीपी का। अब इसमें जाना मत, ये सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया ऐसे ही। आप एक बेसिक चीज समझ लो कि जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब ये एक तरीका है जिससे हर सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को, हर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, जीडीपी पे। फिर से मेरे साथ बोलो, जीवीए मतलब हर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, लेकिन कब, जब उसके टैक्सेस और सब्सिडीज का हिसाब कर लिया जाएगा तब, ठीक है। अब क्वेश्चन आया कि जब जीडीपी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी था तो ये जीवीए का कॉन्सेप्ट क्यों ले आए भाई साहब। तो देखो इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है और लीडिंग इकॉनमीज में से, हमको दुनिया के हिसाब से चलना है। तो दुनिया में कुछ ना अलग अलग प्रैक्टिसेस चल रही हैं इकोनॉमिकली, हमें उन प्रैक्टिसेस से खुद को अलाइन करना है, उनके जैसा अपने पैरामीटर्स को करना है। तो इसीलिए ग्लोबल प्रैक्टिसेस, दुनिया भर में जो तरीका है मेजर करने का, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है।
और ये जो GVA है ये ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, ज़्यादा सटीक माना जाता है जब आप सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन देखते हो। ठीक है, तो यानी हम कोशिश क्या कर रहे हैं एज अ कंट्री, एज अ इकॉनमी, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको और क्लियर तरीके से, एक्यूरेट तरीके से पता चले कि हर सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है GDP में। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर हमें रियल नंबर नहीं पता होगा तो हम पॉलिसीज़ नहीं बना पाएंगे, गवर्नमेंट हमारी पॉलिसीज़ नहीं बना पाएगी, और अगर बना भी लेगी तो वो डेटा गलत है तो पॉलिसीज़ इफेक्टिव नहीं होंगी, काम की नहीं होंगी। तो हमको अगर अच्छी पॉलिसीज़ बनानी है तो हमारे पास एक्यूरेट फिगर्स होने चाहिए हर सेक्टर के, कि हर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है GDP में। चलो, अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, बट इजी टॉपिक है, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। तो अक्सर दोस्तों ऐसा देखा गया है कि किसी भी कंट्री में एक पैटर्न फॉलो होता है। सबसे पहले क्या होता है, जब अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है किसी कंट्री की, किसी इकॉनमी की, किसी भी देश की इकॉनमी की जब अर्ली स्टेज होती है, तो एक पैटर्न देखा गया कि सबसे पहले जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भाई देखो, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होगी, ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं होगी इनिशियली, देश अभी नया नया है, तो सबसे पहले वो एग्रीकल्चर इन सब पे जोर देंगे। तो आप क्या देखोगे कि प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे देशों में। फिर वो ज़्यादातर लोग किस में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं। आप इंडिया के अगर इतिहास को देखोगे तो इंडिया में स्टार्टिंग में ज़्यादातर लोग खेती के काम में लगे थे। ठीक, तो ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होगा वो भी कैसा होगा, वो नेचुरल प्रोडक्ट्स का होगा, क्योंकि हमारे पास बड़ी मशीनरी है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है, सर्विस सेक्टर हमारा डेवलप नहीं है। तो ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करेंगे, उसमें भी एग्रीकल्चर में ज़्यादा रहेंगे। और क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो नेचुरल प्रोडक्ट ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ये कब की बात है, जब डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज होती है, जब इकॉनमी नई नई होती है किसी कंट्री की। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखा गया कि ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर विल हैपन। अब जब फार्मिंग के नए नए तरीके आ गए, अब आप देखो ट्रैक्टर्स आ गए, हार्वेस्टर आ गए, कंबाइनर, ये सारी मशीनें आ गई, तो क्या हो गया कि फार्मिंग के तरीके अच्छे हो गए। जब फार्मिंग के तरीके अच्छे हो गए तो कम लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी। पहले 10 आदमी लगते थे खेती करने में, अब ट्रैक्टर आ गया है, हार्वेस्टर आ गया है, तो हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब कम लोगों से भी काम चल जाता है। तो वो जो 10 लोग काम कर रहे थे उसमें से मान लो 2 लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी 8 लोग क्या करेंगे, बाकी 8 लोग या तो फैक्ट्रीज में जाएंगे, अब क्राफ्ट का काम करेंगे, या बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो आपने देखा कि जैसे ही फार्मिंग के तरीके अच्छे हुए, ग्रोथ हुई, तो कम लोगों की ज़रूरत पड़ने लग गई। अब मजदूरी करने का समय चला गया, अब मशीनें काम कर रही हैं। तो जो एक्स्ट्रा लेबर है वो कहाँ पे गया, फैक्ट्री, क्राफ्ट और ट्रेड में। और आपको पता है दोस्तों, हमने पढ़ा है कल के वीडियो में कि ये जो फैक्ट्रीज होती हैं, ये क्राफ्ट, ट्रेड, ये सब क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या सर्विसेज कह सकते हो। सर्विस, अब जैसे ट्रेड है तो ट्रेड इस सर्विस के अंडर भी आता है। तो कुल मिला के ज़्यादातर लोग किसमें जुट गए, मैन्युफैक्चरिंग में। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आने लग गई और इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो और फैक्ट्रियाँ आई, ज़्यादा फैक्ट्री के आने से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, नई टेक्नोलॉजी के आने से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि ज़्यादा फैक्ट्रीज की ग्रोथ होना। ठीक है, तो ये पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि हमने फूड प्रोडक्शन अपना बढ़ाया, फार्मिंग मेथड्स में इम्प्रूवमेंट करके। अब सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेंट होने लग गया, किन किन चीज़ों में, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में। भाई ज़्यादा लोग अब खेती में लगने नहीं थे, तो ज़्यादातर लोग कहाँ चले गए, सेकेंडरी सेक्टर में, प्रोडक्शन के कामों में। तो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में आप देखोगे कि धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर आगे बढ़ने लग गया। अब तीसरा स्टेज क्या है, राइज ऑफ टर्शियरी सेक्टर। अब जब सेकेंडरी सेक्टर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट कर लेता है ना, तो फिर टर्शियरी सेक्टर की बारी आती है। तो पिछले 100 साल में क्या लिखा है कि इन द लास्ट 100 ईयर्स, पिछले 100 सालों में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसए वगैरह डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनमें क्या देखा गया, इनमें एक पैटर्न देखा गया कि पिछले 100 सालों में यहाँ पे जो इकॉनमी थी इनकी, वो सेकेंडरी से कहाँ चली गई, टर्शियरी की तरफ। सेकेंडरी से किस सेक्टर पे चली गई, टर्शियरी की तरफ। और अब धीरे धीरे सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन गया है। किस चीज़ का कंट्रीब्यूटर, किस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, देश की जीडीपी में। ठीक है, और ज़्यादातर लोग अब किन किन चीज़ों में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में, एजुकेशन में, हेल्थ फील्ड में, बैंकिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, और ये सारे फील्ड किस चीज़ से जुड़े हैं, इनको हम लोग सर्विसेज कहते हैं, या आप कह सकते हो
कि दीज आर पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो पिछले 100 सालों में डेवलप्ड कंट्रीज में ये पैटर्न देखने को मिला कि लोग सेकेंडरी से टर्शरी में स्विच हो रहे हैं। अब इस चैप्टर की पार्ट की लास्ट स्लाइड है, ये जो पार्ट 2 आज मैं बना रहा हूँ ये इसकी लास्ट स्लाइड है। सेक्टोरल शिफ्ट। सेक्टोरल शिफ्ट का मतलब है कि सेक्टर्स में शिफ्टिंग देखने को मिली, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, इसी को सेक्टोरल शिफ्ट कहा गया है। तो क्या लिखा है देखो, शिफ्ट मीन्स चेंज इन इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर्स ओवर द टाइम। समय के साथ अलग अलग सेक्टर्स की इंपॉर्टेंट बढ़ी और घटी। जैसे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, प्राइमरी सेक्टर, फिर कौन इंपॉर्टेंट हुआ, सेकेंडरी सेक्टर, फिर कौन सा इंपॉर्टेंट हुआ, टर्शरी सेक्टर। तो ये पैटर्न हमको देखने को मिला कि सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन होता है, प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, और फिर जब एकदम डेवलपमेंट की आखिरी स्टेज आने लगती है तो सारी इकॉनमीज देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं कि उनकी इकॉनमी में टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, यानी सर्विस सेक्टर का। तो ये वीडियो आज, बाकी वीडियोस थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि इसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज करो। जो डाउट आ रहा है, जो भी डाउट आ रहा है XYZ, आप कमेंट सेक्शन में पूछो। लेकिन मेरे को लगता है अगर आप वीडियो को एक बार दो बार देख लोगे, 2x पे देखो, 1.5x पे देखो, तो आपको कोई डाउट रहेगा नहीं एज सच। अगर कोई स्लाइड में डाउट आ रहा है तो वेट करो, हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाए, कुछ मिनट बाद मिल जाए। तो पैनिक मत करना, बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो इसको अच्छे से पढ़ो और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।